विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष सेमिस्टर थर्ड पेपर नंबर 5 ऐच्छिक हिंदी कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य प्रभा इस पुस्तक के अंतर्गत से हुयन संग जीवनी परक लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखने वाले हैं। हुयन संग यह एक चीनी यात्री है। इन्होंने अपने बौद्ध प्रेम के कारण चीन से भारतवर्ष की यात्रा में किस किस कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार से वो वहाँ से यहाँ तक यात्रा संपन्न कर कर आ पहुँचे और कौन कौन सी कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा, इसका ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ है। हुयन संग एक चीनी यात्री होने के कारण इन्होंने चीन से भारत आने के पश्चात 6ठी सदी में भारतवर्ष का जो चित्रण किया हुआ है उसका जो है तो इतिहास हमें उनके माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन उससे पूर्व हम इस हुयन संग रचना के रचनाकार का स्थूल जीवन परिचय देखने वाले हैं। इसके रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1882 में हुआ है। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। उनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में प्रमुख है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान रहा है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा हुआ है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान ऊंचा होने के कारण मौलिक तथा अन्य निबंध पर भी उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की पुनर्व्याख्या भी स्थापित की है। साथ ही साथ विभिन्न भावों के व्याख्याओं के पांडित्य, मौलिकता को सूक्ष्म पर्यवेक्षण पग पग पर वे करते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो सारा परिवार भी मिर्जापुर में आकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। माता के देहांत के पश्चात वी माता के साथ उन्हें जो है तो अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। इससे उनका व्यक्तित्व बड़ा ही गंभीर बन गया। पढ़ने की लगन शुक्ल जी में बचपन से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिला। किसी तरह उन्होंने एंट्रेंस और एफए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो कचहरी में जाकर दफ्तर का काम करे, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अंत में पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम ये हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण हुए। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी प्रकृति को यह भी संभव नहीं था। शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी समय से उनके लेख
पत्र एवं पत्रिकाओं में छपने लगे। धीरे धीरे उनकी विद्वत्ता का यश चारों ओर फैलने लगा। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। अंत में शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक का कार्य किया। बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद वे वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1940 में हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी निबंधकार और आलोचक, इन दोनों के ख्याति से प्रसिद्ध थे। वे युगांतकारी निबंधकार और मनोवैज्ञानिक साहित्यिक आलोचनात्मक क्षेत्र के मील के पत्थर थे। क्रोध, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति जैसे निबंधों की प्रमुख विशेषता है उनकी। कविता क्या है या काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था जैसे निबंध उनके साहित्य चिंतन के उत्तम उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई आज की हिंदी साहित्य की प्रामाणिक ग्रंथ वो माना जाता है। रस मीमांसा आपका सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अलावा जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और तुलसी ग्रंथावली का आपने संपादन किया है। इनकी भूमिकाएं हिंदी की उनकी व्यवहारिक समीक्षा के उत्तम उदाहरण हैं। शुक्ल जी साहित्य, संस्कृति, चित्रकला और इतिहास के अध्येता थे। इन सभी पर सरस्वती आदि पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। अब देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थूल जीवन परिचय समाप्त होने के पश्चात हम उनका जीवनी परक जो लेख है हुयन संग, ये चीनी यात्री है, यायावर है और उन्हें चीन से भारत आने के लिए किस प्रकार का कष्ट सहना पड़ा उसका भी उसमें विवरण है। और इस व्यक्ति ने चीन से भारत आकर भारत की बातें, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की उस समय की स्थिति, भारत का उस समय का सामाजिक चित्रण हमारे सम्मुख रखा है। और उस कारण हमें दिखाई देता है कि वो क्षति का जो है तो सारा दर्शन हमारे सामने आता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतिहास हम नहीं लिखे। हमारा इतिहास एक जो है तो क्या है, चाइनीज या चीनी यात्री लिख चुका है और उसको हमें जो है तो चाइनीज यात्री को या चीनी यात्री को पढ़कर हमारे इतिहास को समझने की हमारे ऊपर जो है तो क्या है बारी आई हुई है। अब देखिए, भारतवर्ष के इतिहास के घोर तिमिराच्छन्न क्षेत्र के बीच हुयन संग उन प्रकाश की ज्योति में से एक सबसे उज्जवल है जो अपनी निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट और प्रकाशित करती है। इस दृढ़ प्रतिज्ञा और साहसी चीनी यात्री की कृपा से हम इस देश की 7वीं शताब्दी की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान संपादन कर सके हैं। लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि पुरातत्ववेत्ताओं को इस भारतवर्ष में सच्चा पथ प्रदर्शक और सहायक अंत में ढूंढते ढूंढते यही विदेशी मिला। हम लोग केवल इस महानुभव की ही नहीं वरना उस जाति के और उस भूमि के जिसमें उसने अन्न ग्रहण किया अनुग्रहित है। यह पुरुष कौन था, किस अभिप्राय से और किन किन कठिनाइयों के उपरांत
वो यहाँ तक आया, इस बात के जानने की इच्छा रखना भारतवासी मात्र का परम धर्म और कर्तव्य है। अब देख लीजिए कि हुयन संग चीन से भारत आया, किस लालसा से आया, किस आकांक्षा से आया, किस इच्छा से आया। आया तो आया, उसने जो है तो यहाँ का किस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो है तो चित्रण किया, और उसी चित्रण को आज हम आधार मानकर हम उस समय की जो है तो स्थिति को जो है तो समझने का प्रयास करते हैं। 2500 वर्ष से ऊपर हुए कि इस देश की सामाजिक और धार्मिक अवस्था से असंतुष्ट होकर पशुओं के अंतर्नाद पर करुणा करके भगवान बुद्ध देव ने इस भूमि पर अवतार लिया। सब लोगों को पता है, बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। राजकाज को जो है तो उसने जो है तो छोड़ दिया, और 3 सत्य, जीवन के 3 सत्य उनको वहां पर दिखाई दिए, और राजपाट से उन्होंने जो है तो क्या मुंह मोड़ दिया, और जो है तो ज्ञान के प्राप्ति में वो निकल पड़े हुए थे। इसी भूमि में हमें दिखाई देता है, इसी भारतवर्ष में गौतम बुद्ध ने एक नए मत का उपदेश देना आरंभ किया। सबसे पहले तो उन्होंने वर्ण भेद ही तिरस्कार किया। देखिए वर्ण भेद का, अब हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है, जाति है। मैंने आपको पहले जाति बताई, अब वर्ण भी है। उसके पश्चात आप देख लीजिए रंग भी है ना। प्राचीन भारत को देखने पर यह समझ में आएगा कि किस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय उसके पश्चात है, वैश्य उसके पश्चात है, और शूद्र निम्न है। तो उनके वैसे रंग भी है। अब ब्राह्मण यानी कि पीला गोरा, क्षत्रिय ने लाल, वैश्य ने गेहूं जैसा, शूद्र यानी काला, है ना। तो इस प्रकार का यदि आप देखें तो वर्ण भी थी, जाति भी थी, और वो व्यवस्था जो है तो किस प्रकार से चल रहा था ना, उनका कार्य भी था। ब्राह्मण रहा तो उसका बुद्धि का कार्य, क्षत्रिय है तो उसका लड़ने का कार्य बाहु का, वैश्य है तो वो क्या है व्यापार का कार्य, शूद्र है तो एकदम निम्न स्तर का काम करने वाला। इस प्रकार का सारा ये मामला था। गौतम ने एक नए मत को उपदेश देना यहाँ पर प्रारंभ किया, और ये सारी जाति, वर्ण, भेद भाव का तिरस्कार किया, और मनुष्य के स्वाभाविक समानता के विषय में उन्होंने शिक्षा दी। और मगध देश के राजा अशोक के समय में इस धर्म की बड़ी उन्नति हुई। सम्राट अशोक ने इस धर्म को सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित नहीं रखा, तो इसके प्रचारार्थ उन्हें भारतवर्ष के बाहर भी जो तो दूर दूर देशों तक अपने उपदेशक भेजे। दूसरी और तीसरी शताब्दी के लगभग बौद्ध मत ने केवल सारे भारतवर्ष को ही आच्छादित नहीं किया, वरना उसने चीन, तिब्बत, मंचूरिया, तुर्किस्तान, ब्रह्मा, सिंहल द्वीप आदि देशों में भी इसका डंका बजाया। प्राचीन काल में बहुत दिनों तक भारतवर्ष इन देशों को मुख्यतः चीन का तीर्थ स्थान रहा। अब ये जो अन्य देश जहाँ हमें दिखाई देता है कि चीन है, तिब्बत है, मंचूरियन है, ब्रह्मा है, सिंहल द्वीप है, इनके लिए ये जो है तो भूमि, भारत भूमि पवित्र भूमि, ये जो है तो बौद्ध भूमि होने के कारण ये तीर्थ स्थान उनके लिए रहा है। और यहाँ पर जो है तो एक यात्री उस पवित्र भूमि को, उस पवित्र धरती को जो है तो समझने के लिए, परखने के लिए, और उसका जो है तो क्या है संपर्क में आने के लिए भारतवर्ष आने लगे। विशेष करके उसमें चीन के खीनी, फाहियान, संगयून, हुयन संग आदि
यात्रियों के नाम जो है तो हमें क्या है देखने के लिए मिलते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम है, वो है हुयन संग। हुयन संग का जन्म चीन देश के एक नगर में एक ऐसे समय में हुआ जब चीनी राज्य में शत्रुओं के भय से एक प्रकार की हलचल पड़ी हुई थी। उसके पिता ने इन्हीं सब उपद्रवों में विवश होकर राज आश्रय छोड़ दिया था और अपना सारा समय अपने चारों पुत्रों को धर्म शिक्षा में लगा रखा था। बालक हुयान संग को एक बौद्ध मठ में उन्होंने जो है तो बिठाया और जहां उन्होंने उसे जो है तो छोटी आयु से ही शिक्षा वगैरह बौद्ध धर्म के सन्यासियों मंडलियों में सम्मिलित कर कर धर्मोपदेश को, उसके ज्ञान को आत्मसात करने के कार्य में लगा दिया। केवल 20 वर्ष की अवस्था में ही हुयन संग धर्मोपदेशक के पद पर नियुक्त हुए। बुद्ध के जीवन वृत्तांत से अच्छी तरह जानकार हो चुकने के पश्चात आध्यात्म से गूढ़ तत्व से भी उन्होंने जो है तो ज्ञान हासिल किया। उसने कन्फ्यूशियंस और लाओ के सिद्धांत को भी मनोनिवेश पूर्वक विचारा, परंतु इतने पर भी उसका मन शंकाओं से विचलित रहता रहा। इसलिए उसने परम पावन पुण्य भूमि भारतवर्ष की यात्रा का दृढ़ संकल्प किया। देख लीजिए, इस हुयन संग नामक 20 वर्षीय युवक ने धर्मोपदेश से सम्मिलित सारी बातों का ज्ञान आत्मसात करने का प्रयास किया। उसकी ज्ञान की लालसा पिपसा या ज्ञान आत्मसात करने की जिजीविषा वो पूरी न हो सकी थी और उसने तय किया कि अब मैं जो है बुद्ध के जीवन वृत्तांत से अच्छी तरह जानकारी लूंगा और उन तत्वों को जो है तो मैं आत्मसात करूंगा। और उसके लिए उसे जो है बुद्ध की भूमि भारतवर्ष जाने का जो है तो क्या है निर्णय ले लिया। और बुद्ध के जीवन वृत्तांत से अच्छी तरह जानकार हो चुका था, आध्यात्म के गुण तत्वों को भी वो जो तो समझ रहा था, लेकिन उसकी शंकाओं का निरसन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने परम पावन भूमि भारतवर्ष की यात्रा का संकल्प किया। लेकिन उन दिनों जो है तो यदि यात्रा करना होती तो वहाँ के स्थानिक राजा का यानी चीनी राजा का जो है तो क्या है परमिशन लेना पड़ता था। चीनी राजा से परमिशन लेने के पश्चात ही उनको देश छोड़कर अन्य देश में जाने की जो है तो अनुमति हुआ करती थी। और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और वो चाहते थे कि मैं यहाँ से चले जाऊं, इसलिए उन्होंने बार बार जो है तो अर्जियां लिखी, पत्र लिखे, राजा से जो है तो विनती की, किंतु उनकी विनती वगैरह पत्र पर कोई परिणाम नहीं हुआ। और परम पावन पुण्य भूमि भारतवर्ष की यात्रा का उनका संकल्प जो था वो दृढ़ था और निश्चय पूर्वक वो जो है तो जाना ही चाहते थे, क्योंकि मूल संस्कृत ग्रंथों का पता लगने पर चीनी भाषा में उससे जो अनुवाद किए हुए जो बातें थी, जो उनके चित्त में मन में शंकाएं निर्माण करती थी, उसका निरसन करना था। इसलिए वो जो है तो बड़े बेचैन थे, अनमने थे और उनको सफर की जो है तो क्या है बेचैनी चैन से बैठने नहीं दे रही थी। चीन सम्राट की आज्ञा प्राप्ति किए बिना ही वो वहां से जाने का संकल्प कर चुके थे और वो वहां से प्रस्थान बिना राज आज्ञा के क्या है देश छोड़कर भारत के लिए प्रस्थान कर चुके। 4 दिन और 4 रात वो रेगिस्तान के बीच बिना एक घूंट जल के सफर करते रहे। यानी कि उनको सफर के दौरान न 4 दिन 4 रात लगातार रेगिस्तान में चलते रहने के कारण पानी का एक घूंट न मिलते हुए भी सारी यातनाओं को कष्टों को सहते हुए उन्होंने जो है तो अपना जो है तो मार्ग
प्रशस्त किया और वो यात्रा करते रहे। अपने धर्म के विनय कांड के वाक्यों ही से वो अपने चित्त को ढाढ़स देते रहे और अंत में एक बड़ी झील के किनारे आ पहुंचे। इस समय वो तातारियों के देश में थे। एक तातारी खां जो एक धार्मिक बौद्ध था, वो उसे अपने देश के लोगों को उपदेश देने के लिए ले जाना चाहते थे, किंतु यह हुआन सांग दृढ़ प्रतिज्ञी महानुभव इस पर सहमत न हुए। बिना शांति प्रदायिनी भारतवर्ष की पुण्य भूमि तक पहुंचे उसे विश्राम कहाँ था। इस पर खां ने उसे बलता रोक रखने का मन में संकल्प किया। खां का ये भाव देखकर हुआन सांग ने अन्न त्याग दिया। तातारी खां समझ गया, यदि हम इस नवयुवक के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, इसने अन्न त्याग दिया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। 3 दिन तक वो इसी प्रकार पड़ा रहा। अंत में खां ने इसे जो है तो क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की आज्ञा दे दी। हुआन सांग ने वचन दिया कि मैं भारतवर्ष से लौटते समय यहाँ 3 वर्ष तक रहूंगा और आपकी इच्छा पूरी करूंगा। देख लीजिए, जैसे हुआन सांग को तातारी खां छोड़ देता है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनसे वादा भी करते हैं कि मैं जब उस पवित्र भूमि से, भारतवर्ष से, बौद्ध भूमि से जाकर लौट कर आऊंगा तो आपके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 वर्ष रहूंगा और आपका जो है तो जो कार्य है उसमें आपका सहयोग दूंगा। और इस प्रकार का वादा कर कर वो वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से हमारा यात्री बहुत से लोगों के साथ 25 राजाओं के नाम, जिनके राज्य में से होकर उसको यात्रा करनी पड़ी थी, पत्र लेकर चला। देख लीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 25 राजाओं के राज्य चीन से भारत आने के लिए छोटे छोटी छोटी रियासतें, राज्य वगैरह थे। और तातारी खां का पत्र लेकर वो वहाँ से निकल पड़ा और यात्रा पे यात्रा, हर राजा के अलग अलग नियम, हर राज्य के अलग अलग कानून, इस सारे कानूनों को, नियमों को पालते हुए, उसका अमल करते हुए, पत्र का जो है तो सहारा लेते हुए ये जो है तो न जाने हमें दिखाई देता है कि मंजिल दर मंजिल बढ़ते गए। अंततः वे काबुल की राह से हिंदुस्तान आ गए। जिन जिन हिंदू राजाओं में वो गया या राज्यों में गया, वहाँ का हाल उसने बड़े विस्तार के साथ लिखा है। पहले उसे नगरहार का राज्य मिला। यह नगरहार जलालाबाद की निकटस्थ भूमि की राजधानी थी। बौद्ध धर्म के मानने वाले वहाँ पर अधिक थे और इस राज्य में बसते थे, किंतु हिंदू धर्म का भी प्रचार काफी मात्रा में था। इस प्रकार भारतवर्ष तक पहुंचने के लिए हुआन सांग को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और जो जो चीज़ों का उसे सामना करना पड़ा, जिस हालात से उसे जूझना पड़ा, उसको हुआन सांग ने अपनी कलम से जो है तो लिपिबद्ध किया हुआ है। और यही यात्रा वर्णन उसका यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो साहित्य के रूप में हमारे सम्मुख आया हुआ दिखाई